So in last lecture we have discussed the various factors on which the rate of reaction depends, or you can say the factors which affect the rate of reaction. Okay, so in that we have studied that there is a factor, the most important factor, that is the concentration, which affect the rate of reaction. How the concentration of the reactant affect the rate of reaction, that we have studied. Okay, और हमने ये देखा था कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, मींस कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। और ये जो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है या प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, उसका रेट के साथ जो रिलेशन है, ठीक है, वो हमने आज स्टडी करना है। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन, इनके बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, ए प्लस बी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे। ओके, तो मीन्स वो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन चल रही है, ए प्लस बी के हमारे रिएक्टेंट्स हैं और वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो रेट होगा उस रिएक्शन का, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर तो एक रिएक्टेंट है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर दो है तो उनका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तीन है तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब सपोज हमारे पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वहां पे हमारे पास ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं और बी मोल्स ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस केस में रेट, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या कहता है कि रेट जो है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मींस कि दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है, उनकी पहले पावर लेनी है, जो वहां पे हमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आएगा उनको हमने उनकी पावर लेनी है और उनको प्रोडक्ट करना है, दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रिप्लेस करते हैं एक टर्म के से, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो रेट है दैट वुड बी इक्वल टू के इनटू concentration term of first reactant raised to power its coefficient into concentration term of the second reactant raised to power its coefficient. So that is known as the law of mass action. तो यहाँ से हमें रेट जो है वो मिल जाएगा किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो K है वो क्या है? K is nothing but the constant of proportionality and is also known as the rate constant, और इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो हमें यूनिट वैल्यू गिवन हो, मींस अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, मींस अगर हमारे पास ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट वुड बी K इंटू 1 दैट इज इक्वल टू K। ठीक है, तो K क्या होगा यहाँ पे? दैट इज रेट कांस्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू द रेट, और यू कैन से द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, और ए कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कब? जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी और 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो रेट कांस्टेंट है उसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह देते हैं। क्यों स्पेसिफिक रेट रिएक्शन कहते हैं हमको? क्योंकि अब वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के बराबर हो गया। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे हम उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म और आती है, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? द रेट लॉ
एक्सप्रेशन। रेट लॉ कहता है कि जो हमारे पास जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे A प्लस बी जो है रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, और हमने उसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे A आ गया और B आ गया, ठीक है। अब मीन्स अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स A के आ रहे हैं और 1 मोल क्या आ रहा है, B का आ रहा है, तो मीन्स इस रेशियो में ये रिएक्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में कितनी कंसंट्रेशन वहां पे रिएक्ट कर रही है वो हमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटली वहां पे मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे वो हमने लेने हैं, ठीक है, रेट में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, दैट वुड बी इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर P एंड B रेज टू पावर Q। नाउ दिस P एंड Q आर डिफरेंट फ्रॉम A एंड B, दे मे बी डिफरेंट और दे मे बी सेम, ठीक है। अगर तो सेम आ गए तो मीन्स क्या होगा, हमारा वो रिएक्शन जो होगी वो सिंपल रिएक्शन होगी, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं उस केस में जो हमारा P और Q की वैल्यू है वो A और B के बराबर नहीं आती है। तो मीन्स वो कहता है कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, तो वो क्या होगा, दैट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें जो एक्चुअल कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रही है उसकी जो पावर हम लेंगे तो वो जाके हमारा रेट वहां पे निकलेगा, ठीक है। सो व्हाट आर P एंड Q? द P एंड Q आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A एंड B, ठीक है। दीज आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, दीज आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटीज, ओके। तो जो एक्सपेरिमेंटली हमें वहां पे पता लगेगा भी कितने मोल्स A के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स B के रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे पावर लेनी है। ये नहीं कि जो हमने इसको बैलेंस किया वहां पे जो हमारे पास नंबर आ गया वो हमने इसको यूज करना है, ठीक है। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिफर कर रहा है इन दोनों में से, कि जो रेट लॉ है हमारे पास दैट इज द एक्सपेरिमेंटल रेट, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन है दैट इज द थ्योरेटिकल रेट विच वी हैव रिटन बाय यूजिंग द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास है, दोनों डिफरेंट यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो हमारे पास रेट लॉ है और या रेट लॉ है दैट इज रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर P एंड B रेज टू पावर Q है, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। दैट इज गिवन बाय द रेट लॉ। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली जो रेट है दैट इज इक्वल टू K A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था कि जो A और B है दैट आर दी थ्योरेटिकली डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। एंड P एंड Q आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड पावर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B, ओके, जिनके ऊपर एक्चुअली में रेट डिपेंड कर रहा है। क्लियर? सो इसके बाद हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is the order of a reaction, order of a reaction, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे molecularity of a reaction, ठीक है। अब order of the reaction क्या होता है, order of the reaction is defined as the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law, ठीक है। जो rate law में हमने जो rate लिखा था उसके अंदर जो A और B की जो पावर्स हैं, कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं, ठीक है, उनकी जो पावर्स हैं उनका जो सम होगा दैट इज P प्लस Q विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो P प्लस Q विल गिव द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ओके। सो दैट इज इक्वल टू N, इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज N। अगर हमारे पास N की वैल्यू 1 आ रही है तो मीन्स वहां पे जो हमारा ऑर्डर होगा दैट वुड बी दी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और यू कैन से द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर N की वैल्यू हमारे पास 2 आती है तो वहां पे जो ऑर्डर है दैट वुड बी दी सेकेंड ऑर्डर। और N की वैल्यू 3 आएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। समटाइम्स हम देखते हैं कि N की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3/2 आ जाती है, मीन्स 1.5 आती है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब ऐसे ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल
ऑर्डर रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हम रेट लिखेंगे तो वहाँ से हम उसका ऑर्डर निकालेंगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो डीकम्पोजिशन है दैट फॉलोज ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्या होता है कि जब ये डीकम्पोज करता है तो वहाँ पे हमारे पास 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस बनती है। तो इसका एक्सपेरिमेंटली जो रेट देखा गया है कि इसका जो रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की जो डीकम्पोजिशन है दैट ऑल्सो फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जब ये डीकम्पोज होता है तो क्या बनाता है ये नाइट्रोजन गैस और वाटर। ठीक है, तो इसका भी एक्सपेरिमेंटली रेट क्या देखा गया दैट इज इक्वल टू KNH4Na2 दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। अभी क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है तो इसलिए इनका जो रेट है वो हमारा जो थ्योरेटिकल हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं उसके बराबर आ रहा है। समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पे हम जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो यहाँ पे नंबर हमारा कुछ डिफरेंट होता है और जो एक्चुअल में हम जो रेट डिटरमिन करते हैं वहाँ पे नंबर हमारा डिफरेंट आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी वो रिएक्शन कैसी होती हैं। सेकेंड हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास हो दैट मीन्स n अगर 2 हो जाए तो उस केस में जो हमारा ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ NO2। ठीक है, NO2 की क्या है डीकम्पोजिशन है दैट फॉलोज दी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिखा NO2 जब ये डीकम्पोज करेगा तो क्या बनाता है यहाँ पे NO and O2। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज़ बनती है और इसका जो रेट है दैट इज इक्वल टू NO2 स्क्वायर। ठीक है, तो जो पावर है वो हमारा क्या रह जाएगा ऑर्डर रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद में एक रिएक्शन और लिखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन दी NO2 गैस प्लस फ्लोरीन गैस व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म्स दी NO2F गैस। ठीक है, और इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, अब थ्योरेटिकली अगर देखें तो 2 मोल्स हमारे पास NO2 के रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल क्या रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन का रिएक्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो इसका रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन दी 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दी NO2 एंड 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ दी फ्लोरीन गैस। तो यहाँ पे दोनों की पावर 1 है तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा यहाँ पे दैट वुड बी दी सेकेंड ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है एक जिसमें रिएक्शन बिटवीन हम लिखते हैं NO एंड क्लोरीन। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं NOCl की और इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। और एक्सपेरिमेंटली भी यही देखा गया है कि जो रेट है दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ NO रेज़्ड टू पावर 2 एंड 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, ये हमारा रेट है थर्ड ऑर्डर का। अगर हम फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात करें वहाँ पे एग्जांपल लिखें तो हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन जैसे हमारे पास डीकम्पोजिशन होती है एसिटाल्डिहाइड की। ठीक है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है ये। जब एसिटाल्डिहाइड डीकम्पोज करता है तो ये मीथेन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंटली रेट देखा गया, अब थ्योरेटिकली तो ये 1 मोल डीकम्पोज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि जो रेट है इसका दैट इज इक्वल टू रेज़्ड टू पावर 3/2। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड की रेज़्ड टू पावर 3/2। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर रहेगा द ऑर्डर वुड बी 3/2 और यू कैन राइट इट एज ए 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलिकुलैरिटी की कि मोलिकुलैरिटी क्या होती है। तो मोलिकुलैरिटी नाम से पता लग रहा है भी कितने मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज द मोलिकुलैरिटी। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है। ठीक है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं और आयंस हैं जो एक्चुअल में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली
ये टर्म याद रखनी है कि साइमल्टेनियसली कोलाइड होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली कोलाइड जब होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो भी रिएक्टेंट स्पीशीज हमें गिवन है, उन रिएक्टेंट स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस जो एक्चुअल में साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे कोलाइड होने के बाद, ठीक है, वो जो नंबर होगा उसको हम मोलिकुलैरिटी कहते हैं, ठीक है। और इसको मैं इसी तरीके से डिफाइन करूं, क्या बताएंगे हम इसको, कि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हैं विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मोलिकुलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सपोज हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है A प्लस B और ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे 50 मोल्स इसके थे और 40 मोल्स इसके थे, ठीक है। अब 50 मोल्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे 1 मोल में हम कहते हैं कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो 50 में हमारे पास 50 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो उन मॉलिक्यूल्स में से एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट वुड बी द मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, जिनको हम सिंपल रिएक्शन कह देते हैं, उसमें जो रिएक्शन है हमारी सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। तो उस केस में जो मोलिकुलैरिटी है वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे हमारा जो सम हो जाएगा दैट वुड बी दी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डीकम्पोजिशन है, जब ये डीकम्पोज करता है तो वहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। अब इस केस में ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में ही क्या हो रही है, डीकम्पोज हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, डीकम्पोज कर रहा है सिंगल स्टेप में ही, कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे रिएक्शन नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है वो डीकम्पोज करता है तो वो एक मॉलिक्यूल वाटर और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाता है। अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वहाँ पे डिसोसिएट करेंगे और डीकम्पोज करेंगे और वाटर और वहाँ पे ऑक्सीजन बनाएंगे। तो मीन्स हमारे पास एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल अपने आप ही क्या कर रहा है, बस्ट कर रहा है और वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसको दूसरे के साथ कोलाइड करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बस्ट कर रहा है। तो उस केस में इसकी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जैसे डीकम्पोजिशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस क्या करती है, डीकम्पोज करती है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस बनती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस केस में हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो अपने आप डीकम्पोज कर जाए और हाइड्रोजन एटम और आयोडीन एटम बना दे, ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं। तो जब कोलाइड करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है प्लस आयोडीन आयोडीन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स की है एक्चुअल में वहां पे कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ। तो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। तो इस केस में जो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या बनता है, NO2 गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स NO और एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन वो कोलाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास NO2 बनती है। मीन्स एक हमारा जो है NO इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, दूसरा हमारा जो NO है वो इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ये कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोलिजन होगा, इसका कोलिजन इसके साथ होगा, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसके साथ चली जाएगी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके साथ चली जाएगी। तो वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और क्या बन जाएंगे हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स के हमारे NO2 के बन जाते हैं। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स NO के और एक मॉलिक्यूल क्या है ऑक्सीजन का, साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके हमारे पास क्या हो रही है, NO2 फॉर्मेशन हो रही है। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, जैसे ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स हों, तो उस केस में अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस तरीके से कोलाइड करेंगे और हमारे पास वहाँ पे मोलिकुलैरिटी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी या 4 से ज़्यादा आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियसली कोलाइड करना चाहिए, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली कोलाइड कैसे करेंगे,
जैसे सपोज हमारे पास एक एटम ये आ रहा है, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो तीसरा मॉलिक्यूल ये है। अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सपोज ये यहाँ से आ रहा था, ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, तब जाके एक पॉइंट पे जाके ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो वहां पे मॉलिक्युलरिटी 3 हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स की, कि अगर 4 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, ये आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये चारों मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चारों एक दूसरे को वहाँ पे कोलाइड करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब चारों मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे 3 ही जो है हमारे पास मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करेंगे। सपोज चारों आके एक पॉइंट पे आके ऐसे एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल इसके टच में है, इसके टच में है, बट ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड नहीं कर रहा है। इसी तरह से कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, तीसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कोलिजन होना चाहिए। अगर ये मॉलिक्यूल इसको कोलाइड कर रहा है, इसके साथ भी कोलाइड कर रहा है, तो इसके साथ भी कोलिजन होना चाहिए उसका, तभी जाके हम बोलेंगे इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, 4 है। तो मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी आप ले लो, 3 मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, तो बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होगी उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो वहां से हम जो है मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में चलती हैं। उसमें या तो 2 स्टेप्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा स्टेप्स होंगे। तो इसलिए हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मल्टी स्टेप्स रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस होती हैं कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में। तो उस मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमारे पास जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिसका हम इजीली रेट डिटरमिन कर सकते हैं, तो उस स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनसे हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्युलरिटी मिलेगी उस पूरे रिएक्शन की। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं, आज का टॉपिक हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट ऑर्डर के बारे में हमने बात की है, सेकंड ऑर्डर के बारे में बात की है हमने, थर्ड ऑर्डर के बारे में बात की है और फ्रैक्शनल ऑर्डर के बारे में बात की है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने बात नहीं की है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारा जो रेट है वो बिल्कुल भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड ना करता हो। मीन्स हमारा जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज हमारे पास रिएक्शन है, ए इज गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो उसमें जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 0 लिखा है, मीन्स उसका ऑर्डर जो है वो 0 है। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब अमोनिया डीकम्पोज करता है ऑन दी सरफेस ऑफ ए मेटल। ठीक है, सपोज हमारे पास प्लैटिनम है या निकल है या मोलिब्डेनम है, तब जब ये उनकी सरफेस के ऊपर डीकम्पोज करता है तो हमारे पास वहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, अभी इसका जो रेट है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, वो चेंज नहीं होता। मीन्स कि जो अमोनिया है, जितनी मर्जी कंसंट्रेशन आप ले लो, तो वहाँ पे जो रेट है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि क्या होता है कि जो ये जिसकी डीकम्पोजिशन हो रही है वो मेटल की सरफेस पे हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। ठीक है, तो सपोज ये हमारी मेटल की सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अमोनिया मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी हमने कंसंट्रेशन ली हुई है, बट इसका जो रेट है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको हम, तो होता क्या है कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स जब इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब्ड होंगे वही मॉलिक्यूल डीकम्पोज करते हैं, बाकी डीकम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सपोज 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गए प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब सपोज उस 100 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल क्या है, डीकम्पोज करके
तो जैसे ही उसकी वो सरफेस वहाँ पे वेकेंट होगी, 5 मॉलिक्यूल डीकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज करेंगे, तो नेक्स्ट 5 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मीन्स उसकी सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, सपोज हमारे पास वहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 में से 100 मॉलिक्यूल क्या हो गए, इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गए और वहाँ से वो डीकम्पोज करना शुरू कर गए। तो स्टार्टिंग में 5 मॉलिक्यूल्स या 10 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं। जैसे ही वो डीकम्पोज कर रहे हैं, उसकी सरफेस को रिलीज होकर हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस निकल रही है, तो नेक्स्ट 10 और 5 मॉलिक्यूल्स क्या है, उसकी सरफेस पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं। तो मीन्स जहां पे रिएक्शन हो रही है वहां पे कंसंट्रेशन जो है अमोनिया की वो कांस्टेंट रह रही है। तो जब कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, तो रेट वहां पे चेंज कैसे होगा? ठीक है ना, तो वहां पे रेट क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो और इस टाइप की रिएक्शन जिसमें कोई गैस जो है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रही होती है, उसको रिएक्शन को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमें कहां देखने को मिलती हैं, जहां पे हमारे पास हिट्रोजीनियस रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और दूसरी टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में भी हमें जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है देखने को मिलती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है, जब ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तब ये क्या बनाते हैं, HCl गैस बनाते हैं। तब क्या बनाते हैं, ये HCl गैस बनाते हैं। अदरवाइज क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को किसी एक वेसल में मिक्स करो और उसको डार्क में रखोगे, तब उनके अंदर क्या होगी, ये HCl गैस फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और जैसे ही आप इसको लाइट की प्रेजेंस में लेके जाओगे, वहां पे क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो वहां पे HCl गैस बनती है। वो कैसे बनती है वो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। कि जैसे सपोज हमने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब हमने ले ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को हमने मिक्स कर दिया। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक हम ट्रफ में जिसमें हमने वाटर डाला हुआ है, उस वाटर में हम क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्वर्ट कर दिया और इसको हमने डार्क में रख दिया। 2 घंटे 3 घंटे हमने इसको डार्क में रखा तो कुछ नहीं हो रहा। हमने देखा कि एज सच वाटर का जो लेवल उसके अंदर था वो उसी लेवल पे ही है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इस सिस्टम को हम लाइट की प्रेजेंस में लेके गए। मीन्स हमने यहाँ पे लाइट के साथ इसको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो मीन्स जो गैसेज थी वो रिएक्ट कर गई, रिएक्ट करके क्या बना दिया उसने, HCl गैस बना दी। अब ये HCl गैस जो है दैट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है, तो लिक्विड बनेगा। तो वो लिक्विड क्या करेगा, उस वाटर जो लेवल उसके अंदर था उसके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, इसका लेवल इंक्रीज हो गया। अब लेवल इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। बट अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन हम बताते होते हैं मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन उसकी जो बची है वो कांस्टेंट हुई। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ HCl, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और अमाउंट ऑफ जो क्लोरीन है दैट इज कांस्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा थी। ठीक है, तो वहां पे अगर हम पर यूनिट की बात करते हैं, सपोज हमारे पास वहां पे 10 मोल हाइड्रोजन और 10 मोल ही क्या हमारे पास क्लोरीन थी। कितने ml में, 10 ml उसके पास स्पेस थी वहां पे। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट कर गई उसके पास जब उसका जो वॉल्यूम बचा, ठीक है, वो कितना बचा, जितना भी वहां पे वॉल्यूम बचा तो वहां पे उसके नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही कम हो गए। तो पर यूनिट वॉल्यूम तो वहां पे गैस जो है वो कांस्टेंट ही रही। तो जब उसकी जो कंसंट्रेशन वहां पे कांस्टेंट है तो वहां पे रेट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा रेट होगा और उसको हम चेंज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। तो हमने अभी लिखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं माइनस dA/dt विच इज इक्वल टू K इंटू A⁻⁴, और वी कैन राइट इट एज ए K, क्योंकि अब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा तो हम कंसंट्रेशन वहां पे लिखेंगे नहीं। सो इन दैट केस माइनस dA/dt दैट इज द rate of change of concentration of reactant with respect to time, that is known as the rate, and it is equal to the K, that is rate constant. ठीक है, और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस dA/dt, सॉरी माइनस dA/dt इज इक्वल टू K बन गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास बन गया ये माइनस dA इज इक्वल टू K dt. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे इसको
dA, here k is a constant, so it will be dt. ओके, तो dA का इंटीग्रेशन क्या रहेगा हमारे पास a, तो इट इज माइनस a, इट विल बी इक्वल टू k एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t प्लस i. सो व्हाट इज i? I इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि हमने अभी रिएक्शन लिखी a इज गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो सपोज इनिशियली हमारे पास व्हेन टाइम क्या था, 0 था, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन जो थी वो थी a नॉट, और आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, a होगी. ठीक है, अगर हम इस रिलेशन में टाइम t 0 पुट कर दें और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको हम a नॉट पुट करें, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, दैट विल कम्स, जो कंसंट्रेशन है दैट वुड बी a नॉट एंड इट विल बी इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i. तो i क्या आ गया यहां पे हमारे पास, माइनस a नॉट. ठीक है, तो अब आई की वैल्यू आ गई, तो आई की वैल्यू हम फर्दर कहां पुट करेंगे, इस रिलेशन में. तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस a इक्वल्स टू के टी माइनस a नॉट. ठीक है, तो यहां से के टी वुड बी इक्वल टू a नॉट माइनस a बन जाएगा यहां पे, और वी कैन राइट द k इज इक्वल टू 1/t ब्रैकेट के अंदर a नॉट माइनस a. तो ये हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारा जो रेट कांस्टेंट है जीरो ऑर्डर का वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, और कि जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 था तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या थी, a नॉट थी. ठीक है, तो जब t इज इक्वल टू t हो गया तो a बन गया. अगर हमारे पास वहां पे गिवन हो कि जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो a की, दैट इज गिवन एज a. ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी इक्वल टू a नॉट के इक्वल. और सपोज आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है कि x अमाउंट उसमें से रिएक्ट कर गई, तो a से जो है p बन गया. इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो a है, बाद में क्या बनी, वो बच जाएगी वो a माइनस एक्स, और x क्या हुआ, रिएक्ट कर गया. तो जो a है दैट इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज a नॉट, और जो बाकी बाद में बची एट टाइम t दैट इज नोन एट दी a. तो इनको हम पुट करेंगे इस रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t, और ब्रैकेट के अंदर क्या है a माइनस x. तो a पॉजिटिव है, यहाँ पे a नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, x रह जाएगा. सो k विल बी इक्वल टू x/t. ठीक है, तो ये हमारा रह जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द x/t. x क्या है, द अमाउंट विच हैज बीन रिएक्टेड. ठीक है, तो ये चीज है, और यहां से x विल बी इक्वल टू kt आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू दी टाइम. ठीक है, टाइम के साथ कितना हमारा अमाउंट रिएक्ट कर गया वो हम इजिली यहां से निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. वो ये है कि हमने अभी रिलेशन देखा था कि एक a इज इक्वल टू के टी माइनस के टी प्लस a नॉट. तो अगर हम यहाँ पे इनका ग्राफ प्लॉट करें, किसका किसका, कंसंट्रेशन a का, ठीक है, और टाइम का, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो हमारा जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा. अब m क्या है, यहाँ पे स्लोप है जो कि नेगेटिव रहेगा. तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा. यहाँ पे हमने लिया टाइम, और यहाँ पे हमने ले ली कंसंट्रेशन किसकी, a की. तो इनिशियली हमारे पास ये जो रहेगी कंसंट्रेशन, क्योंकि वो किसके बराबर होगी, हमारा इंटरसेप्ट होगा. तो ये है हमारा इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू a नॉट, और टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो दैट शोज द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन विद टाइम फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और अगर हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ हमारा है अगर कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, तो जैसा कि मैंने बताया अभी जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो जो हमारा ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, जो कि चेंज नहीं हो रहा विद कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहां से हम जो है इजिली जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं. ठीक है,
तो ईजिली हम यहाँ पे वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रह गए यूनिट्स। अब जीरो ऑर्डर के हमारे यूनिट्स क्या रहेंगे, तो जीरो ऑर्डर के यूनिट्स क्या रहेंगे, जैसे हमने अभी रिलेशन लिखा था कि K इज इक्वल टू क्या है 1/T, अंदर क्या था कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये दोनों कंसंट्रेशन हैं, ये क्या है हमारे पास टाइम है, तो टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे K इज इक्वल टू 1/टाइम इनटू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, सो वी विल राइट मोल पर लीटर अपॉन टाइम। तो टाइम जो भी होगा, अगर सेकंड्स में है तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर मिनट्स में है तो मोल पर लीटर मिनट्स हो जाएगा, अगर आवर्स में गिवन है तो मोल्स पर लीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी today's lecture. In next lecture we will discuss the kinetics of the first order reaction.